दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मौर्य आप सभी का ए टू जेड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी लेक्चर सीरीज का जो लेक्चर है वो हमारे संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें हम लोग आर्टिकल 12 के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और ये लेक्चर आपको मुख्य रूप से डिफरेंट रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि आईएएस, स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएसजे, एपीओ, हायर जुडिशरी सर्विस, एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस, क्लैट एंट्रेंस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और वे सभी एग्जाम्स जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन व पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है, इसमें जो राज्य की परिभाषा है वो दी गई है, अर्थात राज्य किसको माना जाएगा। लेकिन ये जो राज्य की परिभाषा है वो भाग 3 के लिए ही मुख्य रूप से है। समझते हैं कि राज्य किसको किसको माना जाएगा इस परिभाषा के अनुसार। तो इसमें देश की संसद, केंद्र सरकार, राज्य की विधायिकाएं, राज्य की सरकार, स्थानीय अधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी को राज्य समझा जाएगा। अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे कि संसद है तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी इसका हिस्सा होते हैं। तो संसद जो कि देश की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, ये देश के लिए कानून बनाती है और इसके द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश में मान्य होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये ऐसा कोई कानून ना बनाए जिससे कि किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, उनमें कमी हो या कटौती हो या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो, नेगेटिव इम्पैक्टेड हो, तो इसलिए इसको जो है राज्य माना गया है। दूसरा है केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर दे या कोई ऐसा लॉ बनाए जिससे किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कर्टेल हो, कम हो, कटौती हो, तो इसलिए इसको भी राज्य माना गया है। राज्य विधायिकाएं अपने अपने स्टेट के लेवल पर कोई भी राज्य इस तरह के कानून ना बनाए जिससे कि व्यक्तियों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कटौती हो, तो इसलिए उसको भी राज्य माना गया है। उसी तरह से जो राज्य सरकारें हैं तो उसमें भी जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव हैं, जो कार्यपालिका हैं, अगर वो ऐसा कोई ऑर्डर देते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें हनन होता है, उनमें कोई कटौती होती है, तो उसको भी राज्य नहीं माना जाएगा। तो यहाँ तक तो 4 चीज़ें हमें बिल्कुल स्पष्ट हैं, केंद्र सरकार, देश की संसद, राज्य सरकार और राज्य की विधायिकाएं। लेकिन जो इसका अस्पष्ट भाग है वो है स्थानीय अधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी। तो स्थानीय अधिकारी में मुख्य रूप से जैसे शहरों में नगर निगम और ग्रामीण स्तर पर नगर पंचायत, इससे संबंधित जुड़े हुए अधिकारी व दूसरे अन्य अधिकारी, और इस तरह से अन्य कुछ प्राधिकरण। तो इनको डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और डिफरेंट जो हाई कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन से इनको और भी स्पष्ट करने में हमें मदद मिलेगी। तो उससे पहले कुछ 1-2 बातें और देखते हैं, फिर हम डिफरेंट डिसीजंस के माध्यम से जो स्थानीय अधिकारी और प्राधिकारी का सेक्शन है उसको भी देखेंगे। तो मूल रूप से हमें जो ये फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। तो इसीलिए जब भी कार्यपालिका, अर्थात कार्यपालिका में 2 होंगे, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार, और विधायिका मतलब जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं तो देश के स्तर पर संसद और राज्यों के स्तर पर राज्य विधायिकाएं। तो अगर इनके द्वारा हम कभी भी हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या उसमें उनके द्वारा कुछ कमी की जाती है, इनके आदेश द्वारा या इनकी विधि निर्माण द्वारा, इनके लॉ द्वारा, तो हम सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, हम वहाँ पर इनके संरक्षण के लिए जा सकते हैं। अब न्यायपालिका क्योंकि इन दोनों संस्थाओं के विरुद्ध कार्य करती है एक तरीके से मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और राज्य मुख्य रूप से इसमें विधायिका और कार्यपालिका को राज्य माना गया है। न्यायपालिका को राज्य कब माना गया हो, कब नहीं माना गया है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिला के जब भी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को हनन किया जाता है या उनमें कुछ कटौती की जाती है तो हम इसके संरक्षण के लिए हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। अब न्यायपालिका में हमारे देश में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी लोअर कोर्ट हैं वो सारे आएंगे। अब हमें ये जो अन्य प्राधिकारी शब्द हैं इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये निषेधकारी नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो बातें शुरुआत में कह दी गई वही फिक्स हैं, बल्कि इसमें टाइम टू टाइम हम बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये इनका जो नेचर है, जो इसकी प्रकृति है वो समावेशक प्रकार की है। अब जो ये अन्य प्राधिकारी शब्द हैं इसका आधार क्या है कि हम किन संस्थाओं को अन्य प्राधिकारी में शामिल करेंगे। तो उसका जो बेसिस है सबसे पहला है वो विधि के तहत गठित कोई भी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला निकाय, अर्थात देश की संसद या राज्य की विधायिकाएं अगर ऐसा कोई कानून बनाती हैं और उसके बाद उस संस्था का निर्माण करती हैं तो उसको जो है राज्य माना जाएगा। जैसे अभी हाल ही में देश की केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को
एक संवैधानिक स्टेटस दिया हुआ है। इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या दूसरे इसी प्रकार के और संस्थान हैं जिसको देश की संसद या फिर राज्य की विधायिकाओं ने पहले कानून बनाया और फिर उस संस्था का निर्माण किया। तो इस प्रकार से ये सारी संस्थाएं राज्य मानी जाएंगी। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि वो संस्थाएं जिनको स्टेट से फंडिंग होती है, अर्थात जो उनका पूरा फाइनेंशियल या वित्तीय जो मदद है वो सरकारें करती हैं, चाहे केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य के स्तर पर राज्य सरकारें हों। इसी प्रकार से जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि ऐसी कोई संस्था जो कि गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट के कार्य हैं, उसको वो कंप्लीट करती है या उनका निष्पादन करती है। जैसे कि एक संस्था है UIDAI, ये संस्था आधार बनाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये कार्य तो सरकार का था, लेकिन सरकार ने एक कानून का निर्माण किया और अपने इस कार्य को एक संस्था को सौंप दिया। तो इस प्रकार से वो संस्था भी जो कि सरकार का ही कार्य कर रही है उसको राज्य माना जाएगा। इसी प्रकार से जो चौथा क्राइटेरिया है वो ये है कि सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाला कोई भी निकाय, अर्थात ऐसा कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है जो कि सरकार का कार्य कर रहा है, वो अपने कुछ फंक्शंस को लेकर इंडिपेंडेंट है। डे टू डे जो गवर्नमेंट है, केंद्र या राज्य सरकार, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन ये वैसे इंडिपेंडेंट कंप्लीटली नहीं है। इसे सरकार जब चाहेगी रिपोर्ट मांगेगी या जो भी सलाह है वो मांगेगी। जैसे कि एक संस्था है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये देश में जो मेडिकल एजुकेशन है, जो चिकित्सा शिक्षा है, इससे और जो डॉक्टरी पेशा है, जो डॉक्टरी प्रोफेशन है, इससे जुड़े हुए जो सर्टेन क्राइटेरिया हैं कि एजुकेशन का पैटर्न क्या होगा, जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने के क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे, उसको ये इस्टेब्लिश करती है और उनको फॉलो करने के लिए एक ऑब्लिगेटरी भी है। तो इस प्रकार से जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको राज्य माना जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो टाइम टू टाइम जो हमारी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसने अपने डिफरेंट डिसीजंस में और किस किस को राज्य माना है। तो सबसे पहले 1954 में न्यायपालिका के सामने एक केस आया, मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई का केस। इसमें न्यायपालिका ने ये कहा, क्योंकि ये जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है इसको स्टेट के लॉ द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, इसलिए इसको राज्य माना जाएगा और इसका जो नेचर है वो सॉवरेन नेचर का है। और इसी प्रकार से एक अगला केस आया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का केस, उसमें भी न्यायपालिका ने इसको राज्य घोषित किया। अगला केस आया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, उसमें भी न्यायपालिका ने इसको राज्य माना। अगला केस आया भारतीय इस्पात प्राधिकरण का, इसमें भी न्यायपालिका ने इसको राज्य माना। अगला एक इंपॉर्टेंट केस न्यायपालिका के सामने आया, राजस्थान विद्युत बोर्ड बनाम मोहनलाल का केस, इसमें न्यायपालिका ने राजस्थान विद्युत बोर्ड को एक राज्य माना। उसी प्रकार से केस आया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का, ये केस RD सेट्टी ने फाइल करा था 1979 में, इसमें भी न्यायपालिका ने इसको राज्य माना। उसी तरीके से केस आया तेल व प्राकृतिक गैस आयोग बनाम सुखदेव सिंह का केस, इसमें न्यायपालिका ने इसको राज्य माना। और इसके साथ साथ एक दूसरी संस्थाएं जैसे LIC वगैरह को भी न्यायपालिका ने राज्य माना। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस में न्यायपालिका ने जितने भी देश के राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक हैं, उनको राज्य माना। लेकिन एक और भी इम्पोर्टेंट केस है जिसमें एक BCCI और NCERT को न्यायपालिका ने राज्य नहीं माना है, तो इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो ये कि क्या न्यायपालिका खुद जो जुडिशरी है वो राज्य मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले 1967 में नरेश बनाम महाराष्ट्र के केस में सामने आया। इसमें न्यायपालिका ने ये कहा कि जो अनुच्छेद 12 है वो राज्य की जो परिभाषा है, तो उसके अंतर्गत क्या ये जो न्यायपालिका है वो आती है नहीं आती है, इसको डिसाइड करने के लिए न्यायपालिका ने ये कहा कि जब भी जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो न्यायिक प्रकृति कार्य करेगी, कोई जुडिशियल फंक्शन करेगी, अर्थात न्याय देने का काम करेगी, तो इसको राज्य नहीं माना जाएगा उस केस में। लेकिन अगर न्यायपालिका कोई प्रशासकीय तरीके के कार्य करती है या विधायी तरीके के कार्य करती है, तो उस समय इसको राज्य माना जाएगा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जो देश की लॉ मेकिंग बॉडी है, संसद और राज्य विधायिकाएं या कार्यपालिका संस्थाएं, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये इन दोनों को राज्य माना गया है। तो अगर कोई दूसरी संस्था भी इस तरीके के कार्य करने लगेगी तो उसको राज्य माना जाएगा। तो चूंकि न्यायपालिका अगर इस रोल में है, मतलब प्रशासकीय रोल में, मतलब जैसे कि कार्यपालिका वाले केस में मतलब सरकार वाले रोल में, या विधायी रोल में जैसे कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाले रोल में, तो उस समय इसको भी राज्य मान लिया जाएगा। लेकिन जब इसका रोल इनसे अलग है, अर्थात वो न्यायिक प्रकृति का है, जुडिशियल नेचर का है, न्याय देने का है, उस समय इसको राज्य
नहीं माना जाएगा। तो अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो न्यायपालिका है वो कब राज्य मानी जाएगी और कब राज्य नहीं मानी जाएगी। तो अगर हम जितने भी डिसीजंस हैं न्यायपालिका के, अगर उनको करें तो ये हम पाते हैं कि टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस का झुकाव रहा है वो ये रहा है कि देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ रहा है, अर्थात जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है वो स्वेच्छाचारिता से बचे, वो ऐसे कानून न बनाए जिससे देश के नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनमें कमी हो, उनमें कटौती हो। हाँ, युक्त युक्त प्रतिबंध हमारे संविधान में जिन आधारों पर बताए गए हैं उन आधारों को छोड़कर दूसरे जो स्वेच्छाचारिता वाले आधार हैं उसके आधार पर सरकारें ऐसा काम ना करें, ऐसे लॉ ना बनाएं जिससे कि कटौती हो। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपने सुझाव और कमेंट्स हमें ईमेल लिखकर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेक्चर्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और डिफरेंट कोर्सेज व स्टडी मटेरियल की और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7755076550 से जुड़ें व इंस्टाग्राम, टेलीग्राम व फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी हमें फॉलो करें। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।